अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज मैं एक वक्फे के बाद अपना वीलॉग शुरू करने जा रहा हूं और इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया गुज़र गया। एक गर्द है वो भी उड़ रही है, कुछ चीज़ों पर लोगों के सवालात भी हैं, कुछ पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ पर हमदर्दी भी है लोगों की। मैं चाहता हूँ इस सबको मैं आज एड्रेस करूँ और बताऊँ कि अब 25 मई के बाद का जो असद अली तूर है वो कौन सा असद अली तूर है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, और जो थ्योरीज जो सब कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है उन पर भी बात करूँ। जो गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि असाइलम लेना चाहता हूँ, ये क्या, मैं इन सब पे बात करना चाहता हूँ। या जो भी मुख्तलिफ लोग इधर उधर से उड़ती उड़ती आ रही हैं कि मेरी तफ्तीश में ये सामने आ रहा है, मैं उन पर भी बात करना चाहता हूँ। ये चोट लगी नहीं लगी, क्या था, हमला हुआ नहीं हुआ, क्या था, इस सब पर बात भी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि पुलिस ने बुलवाया था, मैं गया, उनसे भरपूर ताउन करके आया। जो दो टीम्स बनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे या शेख रशीद साहब आए दिन बयान दे रहे हैं कि 1-2 दिन में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, 1-2 दिन में मुल्ज़मान तक पहुँच जाएंगे। तो पहले तो वो उड़ती रही कि कोई लड़की के भाई हैं वो मार गए और उन्होंने किया। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ले आए लड़की के भाई, कोई ऐसा मामला ले आए मेरा। मैं को अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैंने कभी ये दावा नहीं किया अपने बारे में, ना मैं हूँ, ना मुझे अपने बारे में मेरी गलत फहमी है, ना खुशफहमी है। लेकिन मेरे ऐसे मामलात होते नहीं हैं कि मैं इस किस्म के मामलात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई लड़कियों के भाइयों को इन्वॉल्व होना पड़ जाए। ठीक, तो मुझे मालूम है ये एक टिपिकल झूठा बयान है जो अहमद नूरानी पर भी लगा इल्ज़ाम है और जो बाद में भी अफसार आलम साहब पर भी लगता रहा। फिर अब मैंने सुना है कि बाद सियासतदानों को ये कहा गया है कि नहीं नहीं वो लड़की के भाई नहीं है, माली लेन देन है असद अली तूर का। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं देना, किसी का। मैं उधार नहीं लेता, मैंने अपनी फैमिली में कभी उधार नहीं लिया किसी से, फैमिली से बाहर तो बहुत दूर की बात है। जो मेरे पास होता है अपना ही होता है। मैं बेरोजगार भी हूं तो उधार नहीं मांगता। इवन कि कभी किसी को उधार दिया हो तो उससे वापस मांगते हुए शर्मा रहा होता हूँ कि यार वो कहेगा कि पैसे वापस मांग रहा है। वो मुझसे मुश्किल हो जाता है किसी से उधार वापस मांगना, मैं नहीं मांग पाता। तो मैंने किसी के देने क्या होंगे या पैसों के लिए झगड़ा किसी से मेरा क्या होगा, कोई मेरा ऐसा झगड़ा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि 1 रुपये का मेरे पे ले आया जाए कि मैं कहीं से पैसों का लेन देन का मेरा मामला है, 1 रुपये का ले आए। फिर फॉरेन फंडिंग की बातें की जा रही हैं, चलें इस पर भी कह देता हूं, एक कमीशन बना लीजिए सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में, वो मेरे अकाउंट्स, मेरे अखराजात, मेरे पास मौजूद रकम, मेरे जो कुछ है तमाम चीज़ों का ऑडिट कर ले। कभी मैंने 1 रुपया, 1 धेला, 1 दमड़ी, 1 कोड़ी किसी बैरूनी फंडिंग में ली हो, किसी अंदरूनी सियासी जमात से, मुल्की सियासी जमात से ली हो, किसी मुल्की इदारे से ली हो, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ली हो, किसी से ली हो, अदर देन माई सैलरी जो मैं मुख्तलिफ इदारों में जॉब करता रहूँ लेता हूँ और उसका मैं टैक्स अदा करता हूँ। अगर कोई ली हो उस पर भी मुझे जो मर्जी सजा दे दीजिए। ये मुहित पीरज़ादा साहब इल्ज़ामात बहुत लगाते फिर रहे हैं। मैं उनको ये चैलेंज देता हूँ कि वो अपना, जो मैं कह रहा हूँ, अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ, वो ये अपना ऑडिट करवा के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूँ। खुद तो अपने वालिद का, वो बेहोश वालिद के जदाद हथराने के लिए अंगूठे लगवा रहे थे, अबूधाबी में गिरफ्तार हो गए थे अस्पताल में जालसाजी करते हुए, स्टोरी है अखबार में। वो मुहित पीरज़ादा अपने वालिद के सगे नहीं है, वो क्या इस मुल्क के सगे होंगे? और उनको लोग, हमें मालूम है जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे मेरे से पे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं। कितनी शर्मनाक चीज़ है, कोई बंदा ही बाग किरदार लेके आ जाइए यार। तो बहरहाल मैंने अपनी पेशकश कर दी है, आप जब चाहे मेरा ऑडिट कर सकते हैं। ये पेशकश मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर ले। फिर कहा जा रहा है कि ये शायद
एंकर इमरान खान का झगड़ा है, कोई ज़ाती झगड़ा है इसका, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इमरान खान को अपना मुल्जिम नहीं समझता, इमरान खान मेरे मुल्जिम नहीं है। अगर बाद लोगों ने मुझे कहा कि शायद शिफा यूसुफजई ने हमला करवाया मुझ पर, बिल्कुल शिफा यूसुफजई ने भी मुझ पर हमला नहीं करा, वो मेरी मुल्जिम नहीं है। ठीक, मुझे उन पर ना शक है, ना इमरान खान एंकर पर शक है। तो ये बिल्कुल बेलग बात में है और ये गर्द उड़ाई जा रही है ताकि इतनी ज़्यादा धुंध फैला दी जाए कि समझ नहीं आए असद अली तुर्क के साथ क्या हुआ और ये मामला यूँ दब जाए। नहीं, यूँ नहीं होना चाहिए। फिर अब वो एक उनका शिफा यूसुफजई की भी बात की जा रही है। उन्होंने कल चंद खवातीन भी वो लेके आई अदालत के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका मेरे पास सबूत मौजूद है। एक दिन पहले मुझे बता दिया गया था वो पीटीआई की वुमेन विंग की खवातीन प्रोटेस्ट के लिए क्या आ रही हैं। तो जब एक हुक्मरान जमात की खवातीन एक एंकर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करे तो फिर उस एंकर की गैर जानिबदारी भी आप देख लीजिए, और फिर उस हुक्मरान जमात की गैर जानिबदारी भी देख लीजिए कि जिसके अंडर मौजूद FIA ने मुझे मेरे खिलाफ इंक्वायरी करनी है। इधर से आप इम्पार्शियलिटी देख लीजिए, और मेरे पास ये सबूत मौजूद है कि ये किस तरह इन्होंने ये हुक्मरान जमात की ये ख़वातीन लाइन प्रोटेस्ट के लिए। तो इसलिए मुझे कुछ मामला नहीं है। अब वो जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शिफा यूसुफजई के मामले में भी कि शायद मैंने उनकी तस्दीक की। उन्होंने इमरान खान के एक बेटे का कहा, उन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, जो कि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने करवाया कि हम इस्लामिक हिस्ट्री में करवाते ही नहीं ग्रेजुएशन। और फिर जो उन्होंने इमरान खान के जिस बेटे को कहा कि ये बड़ा बेटा है, इसने किया है, वो बड़ा बेटा भी नहीं था, वो छोटा बेटा था, जिनकी इतनी गलत खबर थी। मैंने उस खबर को तनकीद का निशाना बनाया, वो उल्टा उसको हरासमेंट लेके चली गई हैं। फिर वो कह रही हैं कि मैंने उनको जेंडर की बुनियाद पर निशाना बनाया। उस पूरे वीलॉग को बराए मेहरबानी देखिए। मैंने अगर कहीं पे भी उनके लिए खातून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो तो फिर कहिए कि मैंने उनकी जेंडर को निशाना बनाया। मैंने उनको एंकर कह के मुखातिब किया, मैंने उनके प्रोफेशनल कंडक्ट और क्रेडेंशियल्स को डिस्कस किया अपने वीलॉग में। लोग कहते हैं कि कहा कि वज़ीरों के साथ गाड़ी में फिरती हैं या ISPR के हेलीकॉप्टरों में, तो हम ये क्या अपने दीगर एंकर्स और सहाफ़ी साथियों के बारे में नहीं कहते? हम चलता नहीं कि वज़ीर आज़म का एक हेलीकॉप्टर ग्रुप है जी, उसके साथ घूमता रहता है, फलां वज़ीर का जी एक ग्रुप है वो उसके साथ घूमता रहता है। हम ये कहते हैं ना, यही बात थी कि बराए मेहरबानी मैं ये कहना चाहता था कि आप अपने, अगर आपको स्क्रीन मिल गई है उसको PR के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, उस पर कुछ अच्छा करके दिखाइए, लोगों को खबर दीजिए, लोगों की मालूमात में इजाफा कीजिए, लोगों के इल्म में इजाफा कीजिए, लोगों की सोच में बेहतरी लाइए। आप वहाँ पे बैठ के डिसइंफॉर्मेशन फैलाती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर बात उस पर तनकीद ही करूँगा। मैं इससे पहले कमरान खान एंकर हैं, उनके ऊपर तनकीद कर चुका हूँ, इमरान खान पर मुतादिद बार तनकीद कर चुका हूँ, आफ्ताब इकबाल पर तनकीद कर चुका हूँ, हसन निसार पर तनकीद कर चुका हूँ, उवैस मंगलवाला पर तनकीद कर चुका हूँ। जब इतने एंकर्स पर तनकीद कर चुका हूँ तो एक शिफा यूसुफजई पे तनकीद कर ली, तो फिर कैसे ये जेंडर का मामला आ गया? और फिर दूसरी बात, आप ये जिनके मैंने नाम लिया, जिन पर तनकीद किया, आप इनके ऊपर की हुई तनकीद वाले वीलॉग्स देख लीजिए। अगर इन पर तनकीद करते हुए मैंने बहुत ही नरम लहजा इस्तेमाल किया और शिफा यूसुफजई की दफ़ा सख्त लहजा इस्तेमाल कर लिया, तो तब भी आप कहिए कि नहीं, मर्दों की तरफ तुम धीमे थे, एक खातून एंकर आई तो तुमने, क्योंकि वो जेंडर तुम्हारा टारगेट थी, तो तुमने फट पड़े और तुमने उड़ा के रख दिया। ठीक, फिर अब आ रही है वो कहा जाता है कि मैंने उनको बंदर कहा। बिल्कुल मैंने उनको बंदर नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिस तरह स्क्रीन के ऊपर अगर हम बंदर नहीं बिठा सकते, लेकिन बंदर बिठाएंगे तो उसका अच्छा मेदारी बिठाएंगे, जो उस बंदर को कंट्रोल करे, वो स्क्रीन के ऊपर कोई बदतमीजी ना करे, कोई चीज़ तोड़ ना दे। इसी तरह अगर एक अनट्रेंड एंकर होगा, जिसका कोई इतना एक्सपीरियंस पास्ट का एंकरिंग का नहीं होगा, उसको अगर हम स्क्रीन देंगे तो चैनल मालकान को चाहिए कि उसको एक अच्छा प्रोड्यूसर दें जो उस पर चेक रखे, उससे अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करवाए, ताकि इस तरह के झोल ना आए जिस तरह के वज़ीर आज़म के बेटे को जी ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स करवा दिया। इस तरह के झोल मत आए, ये मेरी मुराद थी। कहीं पर भी मैंने उनको बंदर नहीं कहा। थोड़ा समझिए, अपनी बायस से बाहर निकल के इसको देखिए। फिर अब बात आ रही है कि जी मैंने ISI पर इल्ज़ाम लगा दिया और मैं शायद फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ISI के ख़िलाफ़ हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैं मुल्की इदारों पे इस किस्म की बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ मुल्की इदारे आलमी सतह पर बदनाम हों। बात सुनिए, जो मेरी तरफ हमला करने आए उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो ISI के लोग हैं। मैंने एज इट इज़ वो FIR में लिखवा दिया कि उन्होंने ये अपना तारुफ करवाया था, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था, ना मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है,
ना मेरा कोई लेन देन का झगड़ा है, ना मेरा कोई लड़की का झगड़ा है, ना कुछ है। तो अब आप तहकीकात कर लीजिए। धमकियां मुझे पहले आ चुकी थी, धमकियां बहुत क्लियर थी और उनके पास भी सबूत मेरे पास मौजूद है। तो अगर कोई ऐसा आपको तासुर जा रहा है कि मैं शायद मुल्की इदारों को बदनाम करवाना चाहता हूं, बदनाम वो हमलावर करना चाहते थे जिन्होंने नाम लिया आईएसआई का। आप उनको ढूंढिए, उनको पकड़िए। वो आईएसआई का ना निकले मुझे खुशी होगी, मेरा ही इदारा है आईएसआई, क्या है, ना निकले आईएसआई के, कोई और निकल आए कि किसी और ने हमला किया था लेकिन आईएसआई को बदनाम करने के लिए उसने आईएसआई का नाम ले लिया, करें उनको प्रोसिक्यूट कि उन्होंने क्यों आईएसआई का नाम लिया था। लेकिन ये मत कहिए कि ये मेरा जाती झगड़ा है और मैंने उस जाती झगड़े को झूठा नाम ले लिया आईएसआई का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे अपने मां के सर की कसम, मुझे आज तक अपने कमाए हुए रिज्क की कसम, मैंने एफआईआर में जो एक एक लफ्ज लिखाया, एक भी लफ्ज अपने पास से ना ऐड किया ना झूठ बोला, जो हुआ वही लिखवाया। अगर मैंने अपनी एफआईआर की हैसियत बड़ी करनी होती, अपना कद काठ बढ़ाना होता, मैं कहता वो कह रहे थे हम जनरल बाजवा के आदमी है, जनरल कमर जावेद बाजवा के। मैं कहता वो कह रहे थे हम जनरल फैज हमीद के आदमी है। मैं ये कह सकता था ना, मैंने नहीं कहा क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो मैं ऐसा झूठ क्यों बोलता? जो उन्होंने कहा मैंने बता दिया। अब ये कोई इंटर डिपार्टमेंटल लड़ाई है, कोई हुकूमत की लड़ाई है, हुकूमत ने मुझे मार पड़वाई और नाम आईएसआई का ले दिया, या इसी के अंदर से कुछ लोगों की लड़ाई थी और वो दूसरे को बदनाम करने देते थे, या किसी और महकमे की लड़ाई थी आईएसआई से, उसने बदनाम करने के लिए, ये मुझे नहीं पता। ये साजिश बेनकाब करना आपका काम है, तहकीकाती इदारों का काम है। मैं ताउन कर रहा हूं आपसे। अब जब मुझे बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, मैं हाजिर हूं। मैं जरूर तनकीद करता हूं कुछ लोगों पर, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज पर तनकीद करता हूं कि फौज को अपने हल्फ का पास रखना चाहिए और आइन में जो उनका किरदार डिफाइंड है उसमें, उस डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए और अपने हल्फ की पासदारी करनी चाहिए। और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। क्या कोई गद्दार ये मुतालबा कर सकता है कि इस मुल्क में जो इस मुल्क से वफादार होगा वो इसके आइन से वफादार होगा? याद रखिए, तो जो आइन का वफादार है, जो आइन की हुक्मरानी मान रहा है, कानून की हुक्मरानी मांग रहा है, वो कैसे गद्दार हो सकता है? क्यों मैं गद्दारी करूंगा इस मुल्क से? मैं तो गैर आइनी किरदार का सियासत में हिस्सा लेने का नाकिद हूं। इस इख्तलाफ का मतलब यह नहीं कि मैं फौज से नफरत करता हूं, मैं आईएसआई से नफरत करता हूं। वो जो कश्मीर की सरहदों पर बैठे हुए हैं, वो जो भारत के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान में जो तालिबान के सरहद पर हमलों से आईएसआईएस के सरहद पर हमलों में शहीद होते हैं जो फौजी बेटे, वो मेरी माओं की तो बेटे हैं। मैं कैसे उनसे नफरत कर सकता हूं? कैसे उनसे उनके खिलाफ बात कर सकता हूं? मैं इस सियासी रोल का नाकिद हूं कि आपका सियासत में काम नहीं है, इलेक्शन मैनिपुलेट करना काम नहीं है, सियासी जमातों से तोड़ जोड़ ये आपका काम नहीं है। ये छोड़ दीजिए, ये हम सिविलियंस का काम है। वोट देंगे, इलेक्ट करेंगे, जिसको चाहेंगे रिजेक्ट करेंगे। जो डिलीवर पार्टी नहीं करेगी, अगली इलेक्शन में हम दूसरी पार्टी लेंगे, ये हमारा काम है, हम पे छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये आइन और कानून की हुक्मरानी मांगना कैसे मुल्क से गद्दारी होगी? क्यों मुझे असाइलम लेने की जरूरत है बाहर? मैं असाइलम तब ले लेता जब मुझ पर एक झूठी एफआईआर कट गई थी कि मैं फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता हूं। वो एफआईआर अदम सबूतों की बुनियाद पर खारिज हुई, डिस्पोज ऑफ हुई, तो मैं तब जाके इज्जत से असाइलम ले लेता। मैं ये अपने साथ इतना कुछ क्यों करवाता? ये टांके खुद को क्यों लगवाता? इतनी मार क्यों पड़वाता? अपनी जान खतरे में क्यों डलवाता? आज गद्दारी के इल्जामात क्यों सहता? तभी चला जाता, जाके बाहर असाइलम लेता, मुझे करता। क्यों इस सबका इंतजार मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने नहीं बाहर जाना। मैं अभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, इधर ही रहूंगा, यही सहाफत ही करूंगा, इसी तरह खबरें दूंगा, अनसेंसर्ड ही दूंगा। कोई किसी से मेरा जाती झगड़ा नहीं, किसी इदारे से भी जाती झगड़ा नहीं। मेरी ही फौज है, मेरी ही आईएसआई है, मेरी ही एमआई है, मेरी ही आईबी है, मेरी ही तमाम ये सियासी जमातें हैं, मेरे मुल्क के शहरी हैं। आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, इन इदारों में काम करते लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं, डिपार्टमेंट्स में काम करते लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं। मैं क्यों किसी के बारे में नफरत रखूंगा? किसी से जाती, मेरा कोई जायदाद का झगड़ा थोड़ी है किसी इदारे से। मेरी तो किसी ज़मीन के ऊपर फौज ने कब्जा नहीं किया हुआ, मेरी ख़ानदानी ज़मीन के ऊपर किसी के ऊपर कोई कब्जा नहीं है। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है कि कोई मेरी ज़ाती नफरत हो, बिल्कुल नहीं है। सब मेरे भाई बेटे बहनें हैं, भाई हैं। एक इख्तलाफ है, एक नजरियाती इख्तलाफ है। मैं कानून और आइन की हुक्मरानी को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखता हूँ। मैं समझता हूँ शायद मुल्क इस तरफ से चल के आए तो ठीक होगा, शायद बहुत से लोगों को लगता होगा कि मुल्क इस तरफ से चल के आए तो ठीक होगा। इसका यह मतलब तो नहीं कि हम में से कोई भी मुल्क की बुराई चाह रहा है या हम एक दूसरे से नफरत करते हैं और इस मुल्क की खराबी चाहते हैं और इस मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं।
नजरियाती इख्तलाफ ये माशरों में एग्जिस्ट करते हैं। डिसेंटिंग वॉइसेस को, इख्तलाफी आवाज़ों को मोहब्बत से, प्यार से रखना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, उनको मारपीट नहीं करनी चाहिए। इतना सा बात है। आप इसको किस पैराए में लेके जा रहे हैं कि मैं बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम, बैरूनी दुनिया में तो उन्होंने बदनाम किया जिन्होंने आके मुझे मारा, उन्होंने बदनाम किया जनाब, क्या बात कर रहे हैं। और मैं इस्लामाबाद में कोई पहला सहाफ़ी थोड़ी हूँ, मेरे से पहले मतीउल्लाह जान पिटे, उगवा करके ले गए, अफसार आलम साहब को गोली मार दी गई, अहमद नूरानी को मारा गया, उमर चीमा को मारा गया, हामिद मीर साहब को गोलियां लगी, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। तो फिर किसने मुल्क को बदनाम किया, आप बताइए ना। हम तो अभी भी इधर ही सहाफत कर रहे हैं, कुछ तो सोचिए ना। फिर अब आज ये बात हो रही है, अब मुख्तलिफ ट्रोल्स लगे हुए हैं कि जी वो तो हमला हुआ ही नहीं, झूठ बोल रहा है, 5th जनरेशन वार है, और ये पट्टियां बांध के इतनी अब नहीं बांधी हुई। यार सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नजर आ गए हैं, पुलिस लेके गई सरकारी अस्पताल में, मेरा मेडिकल हुआ, सब कुछ, ये मुझे टांके लगे, मेरी मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ मौजूद है। तो क्या वो डॉक्टर्स भी 5th जनरेशन वार का हिस्सा, जिन्होंने मुझे ट्रीट किया और कहा कि वाकई ये ज़ख्मी है, मैं ज़ख्मी नहीं था, उन्होंने झूठ बोला? क्या वो पुलिस भी झूठ बोल रही है? क्या फवाद चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन करके अफसोस का इज़हार किया, फवाद चौधरी साहब भी झूठ बोल रहे हैं, उनको गलत बताया गया कि मुझ पर हमला नहीं हुआ था। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम हमलावरों के करीब हैं। अगर मुझ पर हमला ही नहीं हुआ तो वो किन हमलावरों के करीब हैं? भाई पहले दिन सरकारी अस्पताल में पट्टी हुई, तीसरे दिन में पट्टी खुलवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल कुलसूम इंटरनेशनल में गया, डॉक्टर नाजिया थी, मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने पूरे बाजू पर पट्टी कर दी, उन्होंने कहा कि अगले दिन से खोल दीजिए और दोबारा पट्टी की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ पॉलीफेक्स लगानी है। उससे अगले दिन मैंने पट्टी खोल दी। तो आप कह रहे हैं पहले दिन इतनी पट्टी थी, वो वाकई सरकारी अस्पताल की थी, तीसरे दिन डॉक्टर नाजिया ने जो पट्टी की वो पूरे बाजू की पट्टी थी, और उन्होंने अगले दिन कहा था खोलने, तो अगले दिन खोल दी। पॉलीफेक्स लगा रहा हूँ, बात खत्म। इसमें क्या आ गया कि ये पट्टी इतनी, पट्टी उतनी? हमारे मुल्क में क्या ये मजाक है? हम लोग जो विक्टिम होता है उसको बुरा भला कहते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते हैं, उसको हम इल्ज़ामात दिलते हैं, उसके ख़ानदान को मुश्किलात का शिकार करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज विक्टिम के ऊपर, विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर। हमारी बहन थी, मोटरे पर रेप हुई, CCP ने खड़े होकर कह दिया इनका अपना कसूर है। कितनी शर्मनाक बात थी। सरमद सुल्तान घर से अगवा हुए, बाद में आए तो लोगों ने कहा नहीं घर के अंदर ही छुपा हुआ था। मैंने उन पर वीलॉग किया था, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि नहीं झूठ बोल रहा है, घर छुपा हुआ था, इसको बेनकाब करो। मैंने कहा जब तक कोई तहकीकाती एजेंसी नहीं साबित करती सरमद सुल्तान घर में छुपा हुआ था, मैं विक्टिम के खिलाफ बात नहीं करूंगा। मैंने नहीं की सरमद सुल्तान के खिलाफ बात, अल्लाह मियां का शुक्र है नहीं बात की। अगर बात करता तो आज लोग सोचते कि मैं विक्टिम के खिलाफ बात करता हूं। तो नाज़रीन, मेरी अम्मी आई थी तो दरवाज़ा बजा तो इसलिए ब्रेक ली। तो मैं आपको बता रहा था कि सरमद सुल्तान एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, अगवा हुए, मैंने उन पर वीलॉग किया, सपोर्ट किया उनको, बाद में वो घर भी आ गए और इसी तरह उनको लापता किया गया। और तो बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल गई कि नहीं वो घर में छुपा हुआ था, फलान था, ये था, वो था। मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप उनके खिलाफ बात करें, ये चीटर था, इसने झूठ बोला है। मैंने उनके खिलाफ एक वीलॉग नहीं किया। मैंने कहा जब तक कोई तहकीकाती एजेंसी ये साबित नहीं करती कि सरमद सुल्तान अगवा नहीं हुआ था, घर छुपा हुआ था, ड्रामा किया था, मैं उसके खिलाफ वीलॉग नहीं करूंगा। मैं विक्टिम के साथ खड़ा हूंगा, क्योंकि इस मुल्क में विक्टिम के खिलाफ खड़ा होना सबसे आसान काम है। मैं खड़ा हो सकता था सरमद सुल्तान के खिलाफ, मैं नहीं खड़ा हुआ। मेरा ज़मीर नहीं माना, मेरा दिल नहीं माना, और अल्लाह मियां का शुक्र है मैं आज तक किसी विक्टिम के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। अगर खिलाफ खड़ा होता उस दिन सरमद सुल्तान के, तो आज दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट होता कि शायद मेरे साथ मुकाफाते अमल हुआ है, शायद ये कारमा है। बिल्कुल नहीं, अल्लाह मियां का शुक्र है कभी विक्टिम के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। आज मेरे खिलाफ लोग खड़े रहें, उनका हक है। मेरा अगर इन जख्मों से भी किसी को रिस्क मिल रहा है तो ले ये रिस्क, मुझे खुशी होगी। किसी के घर का चूल्हा जलेगा, किसी के पेट में रोटी जाएगी, मेरे इन जख्मों को तनकीद का निशाना बनाकर, मेरी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाकर करने। मुझे पता है 50-50 हज़ार रुपये के यूट्यूब के कौन कौन से वीलॉगर कर रहे हैं, कौन सा मॉर्निंग शो होस्ट 5,000 रुपये फीट वीट का ले रहा है, मुझे मालूम है, सबका मालूम है। मौज करें।
और फिर इसी तरह हमारे मुल्क में जब हम कोई किसी पर बुरा वक्त चल रहा होता है, कोई गिरा हुआ होता है, तो हम उसके ऊपर हमला करके अपने आप को बड़ा बदला लेके बड़ा तीस मार खान मानते हैं। जब वो ताकतवर होता है उस वक्त उससे लड़ें, आपको अपनी हैसियत पता चलेगी। ये जख्मी हालत में पड़े हुए किसी शख्स पे, किसी पर बुरा वक्त चल रहा है, उस पर उस वक्त ये इंतज़ार करना कि जब इसका बुरा वक्त आएगा तो मैं इससे बदला लूँगा ये कैसी सोच है, कितनी बुज़दिलाना सोच है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जिस शाम रिटायर हुए, मैंने उनके ऊपर एक पूरा लिखा आर्टिकल उनके टेन्योर के ऊपर कि उन्होंने क्या 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 गलत किया, कितना बुरा किया। लेकिन जब 90% मैंने वो आर्टिकल लिख लिया तो मेरे जहन में आया कि ये तो आज पावरलेस हो चुके हैं। मैं एक पावरलेस चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीदी आर्टिकल लिख रहा हूँ, नहीं लिखूंगा। मैंने वो आर्टिकल नहीं छापा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर उनकी रिटायरमेंट से 3 माह कबल एक पूरा आर्टिकल लिखा उनके टेन्योर पे। अभी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सर्व कर रहे हैं, इन पर भी इंशाल्लाह इनकी रिटायरमेंट से 1-2 माह पहले ही आर्टिकल लिखूंगा। और मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर आर्टिकल छोड़ दिया। जब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ऊपर आर्टिकल लिखा तो उसमें लिखा कि मैंने आपके ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब तब आर्टिकल लिख रहा हूं जब आप सर्विंग चीफ जस्टिस हैं, और इसलिए लिख रहा हूं कि कोई ये ना कहे कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस पे इसने लिखा है। मैंने ये सोचकर साकिब निसार पर आर्टिकल छोड़ दिया था। तो मुझे खालिद अजीम साहब समा टीवी के ब्यूरो चीफ है, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है, कोर्ट की वो रिपोर्टिंग भी करते रहे, तो कोर्ट की उनको बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया मेरा आर्टिकल पढ़ के आसिफ सईद खोसा वाला। उन्होंने कहा सर साकिब निसार वाला लिखा हुआ जो आर्टिकल है पढ़ा हो तुम्हारे पास? मैंने कहा जी पढ़ा हुआ। उन्होंने कहा भेजो। मैंने अगले ही सेकंड में उनको भेज दिया ताकि वो ये ना कहे कि इसने नए सिरे से लिखा है साकिब निसार का। पर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर तो बहुत सी नई बातें मेरे इल्म में भी आई, तुमने तब क्यों नहीं छापा था? मैंने कहा सर वो रिटायर हो रहा था। अब मैं साकिब निसार पर तनकीद करता हूं क्योंकि उसका एक हिस्ट्री में एक किरदार है, उसका एक बदबूदार किरदार, लेकिन ओवरऑल मैंने जिस शाम वो रिटायर हो रहा था, जब वो कमजोर हो रहा था, उस दिन नहीं लिखा। अब जो उसका हिस्ट्री के अंदर किरदार है वो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। अजमत सईद शेख है, जस्टिस रिटायर हुए हुए, बड़ी सख्त तनकीद करता हूँ उनके ऊपर। बाज़ लोगों को लगता है कि इनके ऊपर इतनी सख्त तनकीद क्यों करता हूँ। हिस्ट्री में तो जो उनका एक किरदार एक है ही है, एक जिसे कहते हैं एक बदनाम किरदार है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि उनके ऊपर इतनी सख्त तनकीद क्यों करता हूँ। उन्होंने भी सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बेटी के बारे में हम सहाफ़ियों को लेकर इंतहाई घटिया और लग गुफ्तगू की। मेरे दिल में जब बात आई तो मुझे इतना दुख हुआ और इतना गुस्सा आया कि आप कितने छोटे इंसान हैं। जिन जजेस के साथ आप सर्व करके गए हैं, ब्रदर जजेस आप कहते थे उनको, उन ब्रदर जजेस की बेटियों के बारे में आपकी ये जहनीत है, ये नीच जहनीत इतनी, और इसके भी सबूत और गवाह मौजूद हैं। कोई कहेगा तो साबित कर दूंगा। मैंने आज तक सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया, खबर नहीं दी, हमेशा ऑथेंटिक दिया। हाँ, कभी अगर किसी ने मेरी खबर को कॉन्ट्रडिक्ट किया, चाहे वो अस्करी हुकाम हो, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, मैंने अगले ही दिन वीलॉग में मेंशन किया कि उन्होंने तरदीद कर दिया, ये उनका मौक़िफ़ है। ये नहीं किया कि अपनी अना पे उस खबर को दबा गया या चुप करके वो वीलॉग डिलीट कर दिया हो, नहीं, इधर ही बैठ के तरदीद दी। अब आ जाते हैं मुस्तकबिल का असद अली तूर क्या होगा। तो बात बड़ी सादा सी है। अब मेरे वीलॉग्स को एक मज़ीद दुनिया देखेगी, एक लोगों की मुझ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी। मेरी अब कोशिश होगी कि मैं, क्योंकि वीलॉग्स करते हुए कुछ मुझे लगता था कि मेरे मुल्क के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत बयानी कर रहा था, मैं उसके बारे में बहुत तल्ख हो जाता था। अब मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसके बारे में तल्ख मत हूँ, खबर तक रहूँ, जज्बाती मत हूँ। इस हद तक मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ठीक, खुश, यही आप कहेंगे ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया असद अली तूर का। नहीं, खबर अब भी अनसेंसर्ड दूंगा। उन्हीं हुकाम, उन्हीं रियासती ओहदेदारों, उन्हीं इदारों, उन्हीं हुकूमतों, उन्हीं सियासी जमातों के बारे में वैसे ही खबर दूंगा जैसे पहले देता था। अनसेंसर्ड खबर ही अब भी दूंगा। मेरा अपने व्यूवर से वादा है कि वो मुझे इसीलिए देखते थे ना कि मैं उनको अनसेंसर्ड मालूमात देता था, तो अब भी अनसेंसर्ड मालूमात ही अब तक लेके आऊँगा। कोई कहीं पर मालूमात नहीं छुपाऊंगा। ये आपका हक है, ये हमें सहाफ़ी पर आपका कर्ज होता है कि हम वो आपको खबर दें। हमारे शोबे का ये तकाजा है, तो मैं वो खबर अब भी आपको दूंगा। फिर अब मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथ लोग खड़े हुए।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग मुझे प्यार देंगे, इतना मेरे साथ खड़े होंगे, इतना मेरे लिए लड़ेंगे, इतना मेरे लिए बोलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं उन सब लोगों का, इस हमले का ये हुआ है कि मेरे पर अब ऐसा एक एहसान है मेरे पर उन सब लोगों का, ऐसा उनके मकरूज़ हूँ मैं कि मुझे मालूम नहीं मैं ये कर्ज तो कभी नहीं उतार सकूँगा। मेरे साथ इस बुरे वक्त में जब जिन लोगों ने इतनी अच्छाई कर दी, उनका कैसे कर्ज उतारूँगा। अस्पताल में एक ढेर लग गया मेरे दोस्तों का, सहाफ़ियों का। जिस रात हमला हुआ 150-200 बंदा हॉस्पिटल में जमा हो गया, जो कि सुबह 4 बजे तक मेरे डिस्चार्ज होने तक अस्पताल में रहा। मैं उनको कैसे कर्ज उतारूँ। कौन कौन नहीं आया हॉस्पिटल, मेरे पे नाम अब मिक्स करता जा रहा हूँ। मशकूर अली, मंसूर अली खान, अदील सरफराज, कामिल, कौन कौन किस किस का नाम लूँ। नासिर मुझे इधर से लेके गया, जिशान, हैदर, अमाद, मतलब कौन कौन नहीं था। काशिफ अब्बासी भाई आ गए, मेहर भाभी के साथ आए, आदिल शाहजेब, सिराल मायडा, कौन था जो उस हॉस्पिटल में नहीं आ रहा था। एक रश था। अभी मैं हो सकता है कोई नाम भूल रहा हूँ, शाकिर वासी, मतलब एक मैं किस किस का नाम लूँ, मुझे तो हुज़ैफा, किस किस का नाम लूँ, इतनी दुनिया थी वहाँ पर। हैदर इम्तियाज़ आ गए पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, एक रश। उन्होंने मेरी दरख्वास्त भी सारी लिखी। किस किस का कर्ज उतारूँ। मुझे घर पूछने पीडीएम की सारी क़यादत आई। हम शहबाज शरीफ साहब आए, मरीम नवाज साहबा आई, मौलाना फजल रहमान आए, एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी आए, महमूद चकज़ई साहब आए, मरीम औरंगज़ेब साहबा आई, सानिया आशिक आई, ज़िशान मलिक आए। मतलब पता नहीं मैं किस किस का नाम मिस भी कर दूंगा, इतने नाम। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार से पूछा। मरीम नवाज साहबा ने मेरे ज़ख्म देखे, परेशान हुई। बिलावल भुट्टो साहब आए, बड़े प्यार से मिले, आधा पौना घंटा गुजारा उन्होंने मेरे साथ में। मेरे वकला से समझा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ असद अली तूर के लिए, आप बताइए, मैं वो करता हूँ। बैठते सार मेरे से बर्फ़ी और बेला का हाल पूछा कि बख्तावर बीबी और आसिफा बीबी पूछ रही थी कि बर्फ़ी आपके पेरेंट्स कैसे हैं, बर्फ़ी और बेला। मैंने उनको बताया, फिर मिले भी जाके बर्फ़ी और बेला से। इतने प्यार से अपनाइयत से उन्होंने इतना वक्त गुजारा। उनके साथ रज़ा रब्बानी साहब आए, फ़रतुल्लाह बाबर साहब आए, फैसल करीम कुंडी साहब आए, मुर्तज़ा वहाब साहब आए, नासिर शाह साहब आए, उस्मान गाजी आए। सब किस किस का कर्ज अदा करूँ। इतने लोग, वो इतना उन्होंने वक्त गुजारा, इतना प्यार दिया। पीटीएम से मोहसिन दावर साहब आए, लाहौर से मार अली जान साहब आए, उनकी सताइमा खोसा थी, जैगम अब्बास थे। सहाफ़ियों में इतने बड़े बड़े नाम सारे प्यार करने वाले आए। राना जवाद साहब आए, हामिद मीर साहब आए, आसिफ फ़ारूकी, ज़िशान हैदर, सना गुलजार मेरी दोस्त भी है। फिर इसी तरह वो मुजीबुर शामी साहब आए, हबीब अकरम साहब आए, उस्मान शामी साहब आए। मैं किस किस का कर्ज अदा करूँ, किस किस का एहसान उतारूँ। इतना प्यार दिया लोगों ने मुझे, मैं किस किस का कर्ज उतारूँ। नदीम मलिक साहब ने अपने शो में मेरा नाम लिया, शाहजेब खानज़ादा ने अपने शो में मेरा इशू उठाया बहुत ज़्यादा। नदीम मलिक साहब ने बहुत उठाया, बहुत अच्छे उन्होंने इंट्रोज किए। मुबशर जैदी, ज़रार खोरो, वसतुल्लाह खान साहब ने किया, आसमा शराजी साहिबा ने किया। आसमा शराजी साहब ने तो मेरे लिए एहतजाज में भी इतनी आवाज़ उठाई। मुनीज़ जहांगीर ने मेरे शो के लिए मेरे लिए आवाज़ उठाई। हामिद मीर साहब ने मेरे लिए इतनी आवाज़ उठाई, अपना शो बंद करवा बैठे हैं। इतना लड़े, मैं उनका किस तरह उनका एहसान उतारूँ। अपने आप को मुश्किल में डाल दिया मैं उन्होंने मेरी वजह से। क्या करूँ मैं मीर साहब के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनका कैसे एहसान उतारूँ। सना बुच्चा बेचारी मेरे लिए मुझे फ़ोन करके रो रही, मेरे लिए शो में आवाज़ उठा रही। अफसा कोमल मेरी दोस्त भी है, मेरी छोटी बहन भी है, उसने अपने शो में भी आवाज़ उठाई। पहले दिन हॉस्पिटल पहुंच के अपनी छोटी बहन के साथ, मुझे लोगों ने बताया, मुझसे मिल ना सकी बेचारी कि बाहर खड़ी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इन लोगों के कर्ज मैं कैसे उतारूँ, उनके एहसान। मुझे नहीं मालूम मैं इन लोगों का एहसान कभी उतार पाऊँगा। इतने लोगों ने मुझे मैसेज, कॉल्स, मेरे लिए आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाई। बेनज़ीर शाह साहिबा ने, और मैं किस किस का नाम लूँ, बास नासिर साहब ने, नुसरत जावेद साहब ने, किस किस का नाम लूँ। मेरे खुरम हुसैन भाई ने कॉल की। इतनी दुनिया में किस किस का एहसान उतारूँ। जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी जो पाकिस्तान बार कौंसिल की है, वो मेरे साथ इस तरह खड़ी हुई है कि शायद मेरी फैमिली भी ना इस तरह खड़ी हो सकती जिस तरह अंदाज में वो खड़े हुए हैं। उस्मान वड़ाए, चीमान मिजारी, हैदर इम्तियाज़, सिकंदर नईम काजी, तनोली साहब, ज़ैनब जंजुआ, जदून साहब। मतलब मैं किस किस का कर्ज उतारूँ।
अपनी जाने जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने खतरे में डाल दी हैं, धमकियां आ रही हैं उन लोगों को। मैं कैसे इनका कर्ज उतारूं? ये इतने बड़े लोग हैं, इतने अच्छे वकला हैं, ये इतने काबिल वकला हैं, मेरे लिए खड़े हुए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उनको फीस भी नहीं दे रहा, बगैर फीस के मेरे केसेस लड़ रहे हैं। 10-10 मिनट के नोटिस पर पहुंच जाते हैं, पुलिस आ रही है, ईमान मजारी इधर पहुंच जाएंगी, उधर जाना है पुलिस अकेडमी, उस्मान वड़ाच ईमान मजारी पुलिस लाइंस पहुंच जाएंगे, अपने गाड़ियों के पेट्रोल लगा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी जानें ख़तरे में डाल रहे हैं, मुझे खाने खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। मैं इन लोगों के कर्ज कहाँ पे उतारूँ? कैसे मैं हामिद मीर साहब को कहूँ कि मीर साहब मैं कैसे आपका शो खुलवाऊँ, मैं क्या करूँ आपके लिए, आप कैसे, क्या हो रहा है, इतना सफ़र कर रहे हैं आप मेरी वजह से, किसका मैं कर्ज उतारूँ? काशिफ भाई का, आसमा शराजी का, सना बुच्चा का, किसका कर्ज उतारूँ? नदीम मलिक साहब का किसका कर्ज उतारूँ? मुझे नहीं समझ आ रही। मैं इन सब लोगों के एहसान तले दब के रह गया हूँ, और उसी एहसानात की वजह से मुझ पर अब इतनी भारी जिम्मेदारी भी है कि अब मुझे अभी भी बोलना सच ही है और बग़ैर किसी खौफ के बोलना है। लेकिन अब इस ज़ुबान में बोलना है कि कभी कोई इनको ना कह सके कि वो आप जिस असद तूर के साथ खड़े होते हैं उसने ये बात की है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कभी भी इनमें से किसी को शर्मिंदा ना होने दूँ अपनी वजह से, और कभी भी कोई मुझ पर ऐसा वैसा वक्त ना आए, ना इन पर मेरी वजह से कोई ऐसा वक्त आए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। लोग इल्ज़ाम लगाते ने फंडिंग का, जो फंडिंग लेते थे उनको मार नहीं पड़ती, जो फंडिंग के इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो खुद पैसे लेते हैं, हमें मालूम है। वो कभी अपना ऑडिट करवाएं। मुझे फंडिंग लेता होता तो मुझे उस केस में चार्ज कर लेते, या मुझे भी पैसों में ख़रीद लेते, मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? जब सब कुछ ख़त्म हो गया कि कुछ नहीं इसके बारे में मिल रहा, तो फिर भी तो आखिर में मार पड़ी। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आप लोगों के लिए अच्छी बड़ी खबरें लेके आऊँ, अंदर की खबरें लेके आऊँ। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह में आप सब लोगों को सलामत रखें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।